नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। चलो हम अपना डेली प्रश्नोत्तर अभ्यास शुरू करते हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन ये होगा, क्वेश्चन नंबर 6 होगा। अभी तक आपने 5 क्वेश्चन हमने जो कि अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन अभी है, क्वेश्चन नंबर 6, ये जीएस पेपर 3 से आपका जो कि लिया गया है। चलो देखते हैं। ये हमारा लवचना टूल्स चैनल, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़े हैं। क्वेश्चन देखते क्या है हमारे पास। क्वेश्चन पहले मैं आपको फिर से वही बातें बता दूं। ये जो क्वेश्चन का आंसर है, ये आपका जो दृष्टि कोचिंग है वहाँ से लिया गया, वहाँ के करंट अफेयर से लिया गया है। और दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन का आंसर है, ज़रूरी नहीं है कि ये जो लिखा गया ये एकदम परफेक्ट या सही हो। मैं जैसे हर बार कहता हूँ, इसमें कुछ और भी ऐड किए जा सकते हैं, कुछ और इससे और बेहतर लिखा जा सकता है। पर ये एक सिर्फ प्रयास है समझने का उन विद्यार्थियों के लिए जिनको अभी भी प्रश्न उत्तर जो लिखने में दिक्कत होती है, समस्याएं होती हैं, समझ नहीं आता है कैसे लिखें। तो उनके लिए ये जो है कि एक अच्छा मार्गदर्शन हो सकता है। चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे पूछा है, अवैध धन हस्तांतरण, मनी लॉन्ड्रिंग, जिसको हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, ठीक है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवैध धन हस्तांतरण। अवैध धन हस्तांतरण देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के लिए एक गंभीर सुरक्षा जोखिम होता है। भारत के लिए इसका क्या महत्व है और इस खतरे से बचने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। 200 शब्द में आपको लिखना है। अब देखो, पहले हम जैसे अक्सर करते हैं, पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है, ठीक है। पहला तो पूछा अवैध धन स्थानांतरण जो कि हमारी देश की जो आर्थिक प्रभुसत्ता के लिए एक गंभीर सुरक्षा जोखिम करता है। देख लो, हमारी मतलब अर्थव्यवस्था को लिए ये है जो कि जोखिम है, अर्थव्यवस्था की जो सुरक्षा है उसके लिए जो कि गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है। पहला की पॉइंट ये है। कौन? अवैध धन स्थानांतरण, ये की पॉइंट है। और थर्ड हमसे क्या पूछा है, इस इसका जो कि भारत के लिए क्या महत्व है, ये आपको बताना है अवैध धन स्थानांतरण का। और इस खतरे से बचने के लिए हमें क्या कदम उठाए जाने चाहिए। देखो, एक महत्व को आपको बताना है, एक इस खतरे के बचने के उपाय को बताना है। और ये जो कि अवैध धन स्थानांतरण क्या होगा, इसकी हम परिभाषा से शुरू करेंगे, ठीक है। ये किस तरह से हमारे लिए जो कि महत्वपूर्ण रखता है और किस तरह से ये जो कि हमारे आर्थिक प्रभुसत्ता के सुरक्षा में जोखिम है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये 3-4 पॉइंट है जिनको ध्यान में रखकर जो कि हमको क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करना है। चलो शुरू करते हैं, एक कोशिश करते हैं थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की। सबसे पहले हम क्वेश्चन की जो भूमिका है, अवैध धन हस्तांतरण क्या होता है, इसके परिभाषा से करेंगे, ठीक है। काला धन, जिसे हम लोग ब्लैक मनी कहते हैं, काला धन वह धन है जिसकी जानकारी सरकार के पास नहीं होती है तथा इसका स्रोत गैर कानूनी एवं आपराधिक गतिविधियां होती हैं। इसी अवैध धन को वैध धन अथवा वैध संपत्ति में बदलने की प्रक्रिया अवैध धन हस्तांतरण कहलाती है। इसके द्वारा किसी देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये यहाँ पर हमने डिफिनेशन दे दिया कि अवैध धन स्थानांतरण क्या होता है। जो काला धन है आपका, या जो कुछ ऐसे धन के सोर्स है जिसको गवर्नमेंट को जो नहीं बताया, गवर्नमेंट से छिपाया गया है, या जिसे हम अवैध धन कहते हैं, उसको जो कि आप या तो वाइट मनी में बदलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, वैध संपत्ति में बदलने की प्रक्रिया जो है उसी को क्या कहते हैं, अवैध धन स्थानांतरण कहते हैं, यानी मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। चलो आइए, और जो क्वेश्चन सेकंड पार्ट था कि किस तरह से जोखिम है और इसका भारत के लिए क्या महत्व है, इसको देखते हैं, ठीक है। अवैध धन स्थानांतरण का प्रभाव देख लो क्या होगा। इसमें जो है कि आपका जो कि जोखिम और महत्व दोनों समझ में आ जाएगा कि किस तरह से भारत के लिए महत्व रखता है और किस तरह से ये जोखिम है भारत के लिए, ठीक है। इस पॉइंट में आपको दोनों समझ में आ जाएंगे। पहला देख लो, ये थोड़ा सा डायग्रामेटिक है। डायग्रामेटिक अगर आप बनाने में सक्षम हो या बना रहे हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एग्जामिनर देखो लाइन वाइज पढ़ते पढ़ते उसके अंदर एक उबियाऊपन है। वो कितने कॉपियाँ चेक करते हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर चेक करता है। थोड़ा सा डायग्रामेटिक रहता है तो उसको पढ़ने में भी आसानी होती है और हमारा जो कि ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर भी होता है कम शब्दों में। देख लो, अवैध धन स्थानांतरण के क्या प्रभाव है होगा, क्या भारत पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। देखो, इससे जो कि भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी और जो आपका वित्तीय संस्थान व बाजार प्रतिष्ठा है उसकी भी क्षति होगी। अगर आपके देश में जो कि ज़्यादा अवैध धन स्थानांतरण होगा, ब्लैक मनी ज़्यादा होगी, तो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके देश की जो आर्थिक गतिविधियां हैं या आर्थिक जो क्षमता है उस पर, उसकी प्रतिष्ठा जो है उस पर जो कि हानि पहुंचेगी। कुल धन का सही जानकारी के अभाव में विकास बाधित होता है।
अब जैसे मेरे पास, मुझे पता ही नहीं कि मेरे पास 100 रुपये है कि 90 रुपये है कि 120 रुपये है। जब मुझे पता ही नहीं होगा तो मैं उस पैसे को सही इस्तेमाल कर नहीं पाऊँगा। जब पता होगा तभी तो मैं उसका इस्तेमाल सही कर पाऊँगा कि अच्छा अगर 100 रुपये है तो मुझे इस हिसाब से खर्च करने, 120 रुपये है तो इस हिसाब से खर्च करने, 90 रुपये है तो इस हिसाब से खर्च करने। लेकिन जब मुझे पता ही नहीं एग्जैक्ट कि मेरे देश में कितनी पैसा है, तो हम विकास कार्य में कैसे उसको लगा सकते हैं? सही पैसा लगेगा नहीं, तो जिससे जो कि विकास जो है कि बाधित होता है। और देखो आय असमानता में वृद्धि करता है। अब देखो ब्लैक मनी कहीं ज़्यादा होगा तो उसकी आय तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो ज़्यादा इकट्ठा रहे वो भी तो, जो इनके पास जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, इन मतलब यहाँ पे मनी है ढेर सारा। अब इन ज़्यादातर पैसा जो इनके पास आ गया है, यहाँ पे पैसे की कमी हो गई है। इनकी इनकम आय तो बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ पे जो पैसे कमी होगी, यहाँ पे बहुत लोग हैं जो इसी अब पैसे कम पैसे में से ये आपस में बांटेंगे। तो देख लो इनकम इनइक्वलिटी ज़्यादा बढ़ रही है ब्लैक मनी से। अब ब्लैक मनी को ही जो कि जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, वैध मनी में बनाने की कोशिश करते हैं, तो वही धन स्थानांतरण कराता है। विदेशी निवेश हतोत्साहित होता है। जब आपके देश में अवैध धन स्थानांतरण बढ़ने लगता है, तो इससे जो क्या होता है, विदेशी जो निवेश है वो हतोत्साहित होता है। उनको तो लगता है यार यहाँ पे तो करप्शन बहुत ज़्यादा है, लोग जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टैक्सेस से गवर्नमेंट की तरह चलती नहीं यहाँ पे, है ना। तो इस वजह से क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट के जो दिशा निर्देश या प्रशासन जो है कि वो ढीला है। यहाँ पे इसलिए कर की चोरी हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो है कि ब्लैक मनी रखा जा रहा है ढेर सारा। तो विदेशी निवेश इससे प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सही से कार्य नहीं कर रही, इस वजह से जो है कि यहाँ से प्रभावित होती हैं। और देख लो टैक्स जो चोरी होती है उससे जो कि अर्थव्यवस्था कमज़ोर होता है। अगर आपको सरकार मतलब ब्लैक मनी स्टोर होगी, टैक्स तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो पैसा तो छुपाया जा रहा है जो जिससे गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट होनी चाहिए थी। अब वो जो पैसा छुपाया जा रहा है तो गवर्नमेंट को टैक्स कम प्राप्त होगा, तो गवर्नमेंट जो कि इकॉनमी पे उसका सीधा अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो इकॉनमी चलती है वो आपकी टैक्स से ही तो ज़्यादातर चलती है ना। और देखो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा भारत पे। आपराधिक व आतंकी जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा मिलती है। देखो अब जो कोई ब्लैक मनी है उसको आप जब वैध करने की कोशिश करते हो, ब्लैक मनी को तो वैध किया जाता है। जब ब्लैक मनी होगा तभी तो आप उसको स्थानांतरित करोगे वैध करने के लिए। तो जब ब्लैक मनी होगा तो वो क्या होगा, जैसे कोई बाहरी देश का समूह संगठन या कोई भी द्वारा जो कि आतंकी फंडिंग की जाती है, जो कि भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं और कभी कभी अपराध को भी बढ़ावा देते हैं ये सब चीज़ें। तो इससे क्या होता है, जो हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाता है ना। तो ये हमने इसके प्रभाव मतलब महत्व देख लिया कि क्या महत्व हो रहा है इसका, अवैध धन हस्तांतरण भारत पर किस तरह से प्रभावित कर रहा है। अब देखो आगे, भारत तेजी से विकसित होते हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है, जहां संपूर्ण विकास हेतु बेहतर रणनीतियों एवं क्रियान्वयन की आवश्यकता है। ऐसे में काला धन व अवैध धन हस्तांतरण इसमें रुकावट पैदा कर सकता है, जो देश के हितों के प्रतिकूल होगा। ठीक है, अवैध धन हस्तांतरण जो कि हमारे देश के विकास के प्रतिकूल होगा, जो हमारी जो तेज़ी से विकसित हुई अर्थव्यवस्था है उसमें जो कि बाधित है। चलो देखते हैं कैसे। अब देखो हमसे पूछा तो उपाय भी पूछा था, काला धन या अवैध धन हस्तांतरण को रोकने के उपाय। ठीक है, चलो आओ समझते हैं। इसके कुछ उपाय हम सुझा सकते हैं, सुझाव के तौर पर देंगे। डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ना, कैशलेस ट्रांजैक्शन से लेन देन की निगरानी की जा सकती है। देखो अगर डिजिटल इंडिया बढ़ावा मिलेगा तो जो भी आपका ट्रांजैक्शन होगा पैसे का वो कैशलेस होगा मतलब कहने का कंप्यूटर आधारित होगा। जो भी बैंकिंग से ज़्यादा होंगे ट्रांजैक्शन, तो उससे क्या होगा, निगरानी रखना आसान हो जाएगा। अगर बैंकों से आप ज़्यादा जैसे लेन देन करोगे, कार्ड का ज़्यादा प्रयोग करोगे, तो आपका डिटेल होगा बैंकों के पास कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या खर्च किया है। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया को आप बढ़ावा देकर जो कि इस पर रोक लगाई जा सकती है। और देखो भारत में आतंकी आर्थिक अपराध साइबर अपराध के अलग अलग एजेंसियों का आपस में समन्वय करना आवश्यक है। जैसे भारत में विभिन्न विभाग है, कोई टेररिज्म से संबंधित है, कोई इकोनॉमिक ऑफेंस से संबंधित जो आर्थिक अपराधी है उससे संबंधित रखता है, कोई साइबर अपराध से संबंधित रखता है। तो इन तीनों को जो है कि एक समन्वय बैठाने की जरूरत है, जिससे कि ये तीनों जब आपस में तालमेल से काम करेंगे तो देखो एक तो आतंकी फंडिंग के लिए जो ब्लैक मनी का यूज होता है वो समझ में आएगा, जो आर्थिक अपराध के ब्लैक मनी का यूज होता है, और जो साइबर अपराध जो है कि ऐसे ब्लैक मनी को इधर उधर ट्रांजेक्शन करने के लिए करते हैं, तो वो जब एक साथ जो इनकी क्रियाओं का समन्वय होगा तो इसका जो कि पता लगाना आसान हो जाएगा, इसको रोकने में आसानी होगी ब्लैक मनी या धन हस्तांतरण को। ठीक है, अवैध धन हस्तांतरण रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्पष्ट रूप से नीति बनाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर जैसे मान लो OECD की जो चलती है मनी लॉन्ड्रिंग FATF है, आपका G7 कंट्री द्वारा जो बनाया था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स,
ठीक है, FATF है, और OECD भी FATF की, और OECD भी FATF से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह जो ये नीतियाँ होती है, मतलब इस पर देखो अवैध धन हस्तांतरण के लिए बहुत कम जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट नीति है, तो इसको और बृहद रूप बनाना चाहिए और थोड़ा सा स्पष्ट इसको करने की आवश्यकता है। RBI को बैंकों के कामकाज में कड़ी निगरानी की आवश्यकता है। देख लो, बैंक जो जैसे कुछ होता है, बैंक के अंदर ही कुछ लोग जो है कि अवैध धन हस्तांतरण करने लगते हैं, कुछ लोग मिलकर करप्शन के कारण, तो उसके लिए बोला है, उसको रोकने के लिए कि RBI जो कि बैंकों पे कड़ी निगरानी रखे। और देखो, जैसे P नोट्स है, जैसे विदेशी निवेशक पत्रों पर छूट मिले छूट पर कानून निर्माण द्वारा निगरानी रखा जाए। जैसे पार्टिसिपेटरी नोट्स जो होता है आपका, इसमें क्या होता है कि कोई विदेशी जो है कि किसी संगठन के माध्यम से, मतलब कोई संगठन है जो भारत में रजिस्टर्ड है, उसके माध्यम से जो कि अपना निवेश इंडिया में करता है, तो अभी लेकिन इस जो P नोट्स है, इस पर जो कि ज़्यादा रेगुलेशन सेबी लगाती नहीं है। पहले था लेकिन अब कम हो गया। क्यों? क्योंकि इंडिया में निवेश है। तो यही कह रहा है कि आप जो पार्टिसिपेटरी नोट्स है, आप इस पर इतना ज़्यादा जो छूट दिया गया है, इससे देखो किसी भी तरह का धन, जो चाहे वो ब्लैक मनी हो, कुछ भी हो, क्या होता है कि ब्लैक मनी, जैसे मान लो ये इंडिया है, ये कोई फॉरेन कंट्री, मान लो आपका USA है, तो कोई इंडिया का आदमी जो कि USA के किसी एक आदमी से संपर्क करता है, अपना पैसा इसको देता है, ये जो कि इस पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करके फिर इंडिया में ही निवेश करता है। तो अब देख लो, इससे क्या जो अवैध मनी है वैध मनी में ट्रांसफ़र हो जा रहा है। तो इससे क्या होगा, वही बोला कि इसलिए जो P नोट्स है, इस पर जो कि थोड़ा सा निगरानी रखने की आवश्यकता है, सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, इतनी खुली छूट देने की आवश्यकता नहीं है। और देखो, लोगों के मध्य वित्तीय साक्षरता के द्वारा जागरूकता उत्पन्न कर हवाला से धन हस्तांतरण में कमी कर बैंकों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है। हवाला का मतलब दोस्तों, ऐसे मान लो कोई विदेश में रह रहा है और कोई इंडिया में रह रहा है, 2 पर्सन है, A B, मान लो ये US में रह रहा है और मैं इंडिया में रह रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं मान लो कि US में मान लो जॉब करता हूँ। ठीक है, तो मुझे अपने पैसा जो अपने घर पे भेजना है, और जब ऐसा घर पे भेजना होता है US से इंडिया में, तो बैंक जो कि कुछ चार्ज करते हैं, यहाँ के भी बैंक चार्ज करेंगे, यहाँ के भी बैंक चार्ज करेंगे। तो मैं इस चार्ज से जो कि मेरा पैसा जो कि ज़्यादा लॉस होता है, तो मैं इस पैसे के चार्ज से बचने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ के एक आदमी को पकड़ता हूँ, A मान लो, और यहाँ के एक आदमी को A को पकड़ता हूँ। ये क्या करेगा, मेरा पैसा, मतलब ये अपने अकाउंट से इस आदमी को पैसा ट्रांसफ़र करेगा, और ये आदमी जो है कि मेरे घर पे जाकर पैसा पहुंचा देगा, मेरे घर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। ये दोनों का आपस में पहले से लिंक बना रहता है। तो मतलब अब फिर बाद में जो कि मैंने इसको अपना पैसा दिया A को, A ने जो कि अपना बंदा जो B जो बैठा रखा है इंडिया में, अपने अकाउंट से जो कि B के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया। अब B जो है कि अब मेरे घर पे पैसा पहुंचा देगा। तो इससे क्या होता है, जो ये बीच में इतना जो चार्ज होते हैं बैंकों के, वो नहीं लगते हैं, तो मुझे कम खर्च, यहाँ पे कम पैसा देना पड़ता है इनको, तो उससे मेरा काम हो जाता है। तो यही हवाला है। तो हम बोल रहा है कि वही हवाला वाला जैसे कि लोगों पे जो कि वित्तीय साक्षरता बढ़ेगा, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने से जो कि हवाला पे रोक लगाने की आवश्यकता है, जिससे कि लोग जो कि बैंकों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। देखो, हवाला से भी क्या होता है, ब्लैक मनी जो कि वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ व्यक्ति भेजता है कुछ, ब्लैक मनी वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाती है ना। फिर इसके बाद बोला है, अवैध धन हस्तांतरण हेतु तकनीकी व मानव संसाधन में वृद्धि करना है। जैसे हम बोला कि अवैध धन हस्तांतरण को अगर आपको रोक लगाना है, तो जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करना होगा आपको। जैसे साइबर क्राइम को रोकने के लिए आप साइबर को और मजबूत करो। ठीक है, विभिन्न तरह की सॉफ्टवेयर आती है, उनका यूज करो, मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से जो कि रिसर्च करो, और जो मानव संसाधन है इसमें उनको जो कि जैसे कि ट्रेनिंग वोनिंग दिया जाए इस क्षेत्र के लिए, उसको रोक लगाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ उपाय सुझाए गए हैं। इन उपायों के जरिए जो कि हम इस पर काफ़ी हद तक जो कि रोक लगा सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज के क्वेश्चन का आंसर। जो क्वेश्चन था ये था, इसके जो खतरे से बचने के उपाय, कदम क्या उठाए जाए, वो हमने बता दिया। 200 शब्द में ही लिखना था, ये ध्यान रखिए, कम से कम शब्द में हमको लिखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं कल अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।